Assalamu alaikum everyone. Our next topic of discussion is appetite regulation. इसमें तीन हमारे पास हार्मोन्स हैं, ग्रेलिन, लेप्टिन और एंडोकैनाबिनॉइड्स। एंडोकैनाबिनॉइड्स जो हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। अब जो ग्रेलिन है ये स्टिमुलेट करता है हंगर को, यानी इसका और एक्सिजेनिक इफेक्ट है। फूड इनटेक ज़्यादा होगा और इसके अलावा ये ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज़ करवाता है वाया ग्रोथ हार्मोन सिक्रीटागोज रिसेप्टर। प्रोड्यूस होता है स्टमक से और स्लीप डेप्रीवेशन, फास्टिंग, ब्लैडर वालाई सिंड्रोम में इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। एक्ट करता है ऑन द लेटरल एरिया ऑफ द हाइपोथैलेमस जो कि हंगर सेंटर होता है, और फिर एपिटाइट इंक्रीज़ करवा देगा। इसके अलावा जो लेप्टिन है ये सेटाइटी हार्मोन है, यानी आपको फुल फील करवाएगा। ठीक है, ये इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो याद रखनी है, ये हंगर हार्मोन है, ये सेटाइटी हार्मोन है। ठीक है, ये स्टमक से प्रोड्यूस होता है और ये एडिपोज टिश्यू से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अगर इसकी कोई म्यूटेशन होगी तो सीवियर ओबेसिटी हो जाएगी, यानी इंसान को कभी भी फुलनेस फील नहीं होगी तो वो खाता रहेगा। सीवियर ओबेसिटी हो जाएगी। अब 20% में जो है लेप्टिन ज़्यादा होता है क्योंकि उनमें एडिपोज टिश्यू भी ज़्यादा होता है। ये रिलीज ही एडिपोज टिश्यू से होता है, लेकिन वो रेजिस्टेंट होते हैं लेप्टिन के एनोरेक्सीजेनिक इफेक्ट से। ठीक है, अब स्लीप डेप्रीवेशन और स्टारवेशन में लेप्टिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी और ये एक्ट करता है ऑन दी वेंट्रोमीडियल एरिया ऑफ हाइपोथैलेमस सेटाइटी सेंटर टू डिक्रीज एपिटाइट। ठीक है, हम डिफरेंसेस देखें, ये स्टिमुलेट करता है हंगर को, ये सेटाइटी हार्मोन है और ये रिलीज़ होता है स्टमक से, ये एडिपोज टिश्यू से। स्लीप डेप्रीवेशन और फास्टिंग जब होगी तब इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, भूख ज़्यादा लगेगी। जब स्लीप डेप्रीवेशन और स्टारवेशन होगी तो लेप्टिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। ठीक है, ये एक्ट करता है लेटरल एरिया ऑफ हाइपोथैलेमस पे जो कि हंगर सेंटर होता है। ठीक है, और ये एक्ट करता है वेंट्रोमीडियल एरिया ऑफ हाइपोथैलेमस पे जो कि सेटाइटी सेंटर है। इसके बाद आ जाते हैं एंडोकैनाबिनॉइड्स। अब एक एंडो होते हैं और एक एक्सो। एंडो जो हमारी बॉडी में बनते हैं, ठीक है, और एक्सोजनस जो बाहर से लेते हैं। ठीक है, ये एंडोकैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं जो कि हाइपोथैलेमस में और न्यूक्लियस एकम्बेंस में होते हैं। ये टू की ब्रेन एरियाज हैं होम्योस्टैटिक और हिडोनिक कंट्रोल ऑफ फूड इनटेक के लिए, यानी ओवरऑल इन्होंने भी एपिटाइट को इंक्रीज ही करवाना होता है। और एक्सोजनस जो बाहर से लेते हैं उनका भी यही रोल है कि वो फीलिंग ऑफ हंगर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द सिग्नलिंग पाथवे ऑफ एंडोक्राइन हॉर्मोन्स। अब इसमें हमें पता होना चाहिए कि कौन सा हार्मोन किस पाथवे के थ्रू एक्ट करता है। साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी और टायरोसिन काइनेज जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक जीएमपी तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि एएमपी, बीएनपी और ईडीआरएफ एंडोथेलियम ड्राइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर, ये तीनों जो है वेजोडाइलेशन और डायूरेसिस करवाते हैं और ये सिर्फ तीन ही हार्मोन है। ठीक है, बाकी साइक्लिक एएमपी में काफ़ी ज़्यादा है, एफएसएच, एलएच, एसीटीएच, टीएसएच, सीआरएच, एससीजी, एडीएच, एमएसएच, पीटीएच, कैल्सीटोनिन, हिस्टामीन, ग्लूकागोन, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, इनके निमोनिक भी इन्होंने दिए हुए हैं। और टायरोसिन काइनेज में सबसे इम्पोर्टेंट है इंसुलिन। इंसुलिन में भी हमने पढ़ा था कि थ्रू टायरोसिन काइनेज पाथवे एक्ट करता है। इसके अलावा जो सारे ग्रोथ फैक्टर हैं वो भी इसके थ्रू ही एक्ट करते हैं। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर और एंड एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि इसमें सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टेरॉइड हमें पता है लिपिड सॉल्युबल होते हैं, वो इजीली सेल मेम्ब्रेन को पास कर जाते हैं, तो इसलिए उनके रिसेप्टर इंट्रासेलुलर होते हैं, या तो साइटोप्लाज्म में होते हैं और यहाँ फिर न्यूक्लियस में होते हैं। इसमें आ जाते हैं प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, विटामिन D3, T3 और T4। IP3 में गोट हैक से याद कर सकते हैं, GnRH, ऑक्सीटोसिन, ADH, TRH, हिस्टामिन, एंजियोटेंसिन 2 और गैस्ट्रिन। नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में ग्रेनुलोसाइड कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, इरिथ्रोपोइटिन, थ्रोम्बोपोइटिन, प्रोलैक्टिन, इम्यूनोमोडुलेटर्स और ग्रोथ हार्मोन। सारे नाम भी याद हों तो ये तीन जो हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट कम द सिग्नलिंग पाथवे ऑफ द स्टेरॉइड हार्मोन। इसमें बस ये बात याद रखनी है कि इनके रिसेप्टर इंट्रा सेलुलर होते हैं, जो हमने पहले भी देख लिया था, साइटोप्लाज्म में होंगे, यहाँ पे न्यूक्लियस में होंगे।
स्टीरॉयड हार्मोन लिपोफिलिक होते हैं, लिपिड सॉल्युबल, इसलिए उन्हें सर्कुलेट करने के लिए स्पेसिफिक बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स के साथ बाउंड होना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब मेल्स में क्या होता है कि अगर इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाए सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन की, तो फ्री टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से गायनिकोमेस्टिया होगा। और अगर फीमेल्स में इसका लेवल कम हो जाए तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हिर्सुटिज़म होंगे। इसके अलावा अगर एस्ट्रोजन का लेवल भी ज़्यादा है, यानी ओसीपीज़ अगर कोई ले रहा है या प्रेगनेंसी है, तो उसमें केस में भी इसका लेवल ज़्यादा हो जाएगा। अब इंक्रीज़ सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन की वजह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल, फ्री टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा। यानी अगर एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा, तो ये ग्लोबुलिन भी ज़्यादा होगी, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है? एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी और टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा। अगर हम इसकी क्लिनिकल इम्प्लीकेशन देखें, तो जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है एस्ट्रोजन बेस्ड, उसमें क्या होता है कि एसएचपीजी का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा और एग्जैसरबेट हो जाएंगे सिम्टम्स ऑफ हाइपोगोनाडिज्म। जिन लोगों में पीसीओएस होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, उनमें भी इसका लेवल ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। इसके अलावा एजिंग और मेनोपॉज़ में क्या होता है कि एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से एसएचबीजी का लेवल भी कम हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है और एंड्रोजेनिक सिम्पटम्स आते हैं।